हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स की कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जो कि एक स्टूडेंट्स के द्वारा पूछी गई है। और प्रॉब्लम पूछी गई है स्केटरिंग थ्योरी के अंदर से, और स्केटरिंग थ्योरी के कुछ टॉपिक्स पूछे गए हैं जैसे पार्शियल वेव मेथड क्या होता है, उसके बाद ऑप्टिकल थ्योरम, स्क्वायर वेल पोटेंशियल से स्केटिंग किस टाइप से होती है, और बोर्न अप्रोक्सीमेशन। ये कुछ टॉपिक्स पूछे गए हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक टॉपिक 16 मार्क्स के अंदर डेफिनेटली एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस लेक्चर में हम जो स्केटरिंग थ्योरी का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसके ऊपर बात करेंगे, और साथ ही स्केटरिंग थ्योरी के अंदर जो कुछ जर्नल टर्म्स यूज होते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्केटरिंग थ्योरी के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। तो स्केटरिंग थ्योरी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि स्केटरिंग थ्योरी क्या होती है। पहला ही क्वेश्चन ये होगा, व्हाट इज स्केटरिंग थ्योरी। उसके बाद हम अगला जो क्वेश्चन है उसके ऊपर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन होगा अपने पास, व्हाई वी स्टडी अबाउट स्केटरिंग थ्योरी। हम स्केटरिंग थ्योरी के बारे में क्यों पढ़ते हैं। उसके बाद जो स्केटरिंग थ्योरी है ये कितने टाइप की होती है। फिर हम आएंगे क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ स्केटरिंग थ्योरी। ठीक है, तो उसका स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्केटरिंग क्या होती है। ठीक है, तो स्केटरिंग के बारे में हम 11th-12th में भी पढ़ के आए हैं। वहाँ पे हमने रेलवे स्केटरिंग के बारे में पढ़ा था, या फिर लाइट की स्केटरिंग के बारे में हम वहाँ पे पढ़ के आए हैं। बिल्कुल वैसा ही हम यहाँ पे पढ़ेंगे स्केटरिंग के बारे में। तो स्केटरिंग क्या होता है। स्केटरिंग होता है, मान लिया अपने पास कोई एक पार्टिकल है, ये हमने कोई एक पार्टिकल मान लिया और इस पार्टिकल को हमने किसी एक टारगेट के ऊपर इंसिडेंट करवा दिया। ठीक है, जैसे ये पार्टिकल आएगा इस टारगेट के साथ इंटरेक्ट करेगा, इंटरेक्ट करने के बाद क्या करेगा, ये जो पार्टिकल है ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में स्केटर्ड हो जाएगा और डिफरेंट डिफरेंट एंगल के ऊपर स्केटर होगा। ठीक है, अब जो पार्टिकल इस टारगेट से इंटरेक्ट करने के बाद अपना जो डायरेक्शन या अपना जो पाथ चेंज करता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्केटरिंग बोलते हैं। ठीक है, दूसरा, अब ये हुआ कैसे। तो ये पार्टिकल इस टारगेट के साथ कोलिजन करेगा, और कोलिजन करने के बाद ये अपना जो पाथ है वो क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा, और डिफरेंट डिफरेंट एंगल के ऊपर स्केटर्ड हो जाएगा। ये पार्टिकल इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, बिल्कुल सीधा भी जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्केटरिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे जो स्कैटरिंग हुई है वो एटम के बीच में कोलिजन के कारण स्कैटरिंग हुई है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि कोलिजन के कारण ही स्कैटरिंग हो, पोटेंशियल के कारण भी स्कैटरिंग हो सकती है। जैसे हमने 12th क्लास में एक एक्सपेरिमेंट स्टडी किया था, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रदरफोर्ड साहब ने जो दिया था। तो हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि पोटेंशियल के कारण भी स्कैटरिंग हो सकती है। जैसे मैंने मान लिया कि मेरे पास ये एक न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के ऊपर मैंने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की, या अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर इंसिडेंट किए। तो ये जो अल्फा पार्टिकल आएगा, अब जैसे ही ये अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस की रेंज के अंदर आएगा तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज, अल्फा पार्टिकल पे भी पॉजिटिव चार्ज, तो पोटेंशियल के कारण ये क्या कर देगा, इस अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, इसका पाथ जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे या डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में स्केटर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि जो स्केटिंग है वो कोलिजन से ही हो, स्केटिंग पोटेंशियल के कारण भी हो सकती है। ठीक है, अब यहां पे ये जो अल्फा पार्टिकल है वो मान लिया थीटा एंगल से स्केटर्ड हुआ है अपने ओरिजिनल पाथ से। अब ये जो थीटा है इसको हम क्या बोलेंगे, स्केटरिंग एंगल बोलेंगे। ठीक है, तो ये था अपना स्केटरिंग के बारे में जो पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज स्केटरिंग, उसका जवाब आपको मिल गया होगा क्या होता है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, जब कोई पार्टिकल किसी एटम आयन मॉलिक्यूल्स के साथ आके इंटरेक्ट करता है, उसके साथ कोलिजन करता है, या फिर उसके पोटेंशियल रेंज में आता है, तो वो पार्टिकल या फिर वो वेव अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाती है, और डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे या डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में स्केटर्ड हो जाती है। इसी को हम स्केटरिंग बोलते हैं। ठीक है, और बेसिकली स्केटरिंग हमने एक तो कोलिजन के कारण से देखी, और दूसरा पोटेंशियल के कारण भी हमने स्केटरिंग देखी। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है, व्हाई वी स्टडी अबाउट द स्केटरिंग थ्योरी। हम स्केटरिंग थ्योरी के बारे में क्यों स्टडी करते हैं, और इसको स्टडी करने का क्या फायदा है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कि स्केटरिंग थ्योरी को स्टडी करने का क्या फायदा है। तो जैसे अभी हमने बात की अल्फा रे स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट की, तो जैसे ही हम स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट स्टडी करते हैं तो वहां से अपने को बहुत सारे पार्टिकल डिस्कवर वहां से अपने को बहुत सारे पार्टिकल डिस्कवर हुए हैं। जैसे न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी है वो कहाँ से हुई है, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से हुई है। और अपने पास ये जो प्रोटॉन है या फिर जो मेजॉन्स है, क्वार्क है, ये जितने भी पार्टिकल है वो अपने को कहाँ से मिले हैं, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से ही मिले हैं। ठीक है, तो स्कैटरिंग थ्योरी को डिस्कस करने का या स्टडी करने का ये रीजन होता है कि यहाँ से अपने को बहुत सारे पार्टिकल डिस्कवर करने को मिल जाते हैं। अब दूसरा ये, हम इसको स्टडी क्यों करते हैं, इसको स्टडी करने का रीज़न ये होता है कि अपने को ये पता लग जाता है ये जो टारगेट है इसका नेचर कैसा है, इंसिडेंट पार्टिकल है इसका नेचर कैसा है, और साथ ही कोई भी रिएक्शन किस टाइप से टेक प्लेस करती है, और कोई रिएक्शन कैसी होती है, इन सब के बारे में हमें स्कैटरिंग थ्योरी से पता लग जाता है। तो हम बोल सकते हैं जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है उससे अपने को टारगेट मटेरियल के बारे में पता लगता है, उसके बीच में इंटरेक्शन के बारे में पता लगता है, और वहाँ पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इन सब के बारे में पता लगता है।
अब हम बेसिकली जो स्केटरिंग के बारे में जो डिस्कस करते हैं वो बेसिकली दो रीजन के कारण दो इंपॉर्टेंट टू फैक्टर्स हैं जिसके कारण हम स्केटरिंग को डिस्कस करते हैं। पहला जो इंटरेस्टिंग इफेक्ट है वो क्या है, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी गैसियस डिस्चार्ज में ट्रैवल करता है तो वो अचानक से स्टॉप हो जाता है, या फिर जो इलेक्ट्रॉन है वो गैस मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करता है। इसकी स्टडी करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। और एक हमने पहले ही बता दिया, जो पार्टिकल की जो डिस्कवरी होती है, ठीक है, इन सबको स्टडी करने के लिए हम जो स्केटरिंग प्रॉब्लम है इसको स्टडी करते हैं। तो ये हमने यहाँ पे बता रखा है अपने पास, द प्रॉब्लम ऑफ स्टडिंग द स्केटरिंग प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट फॉर टू फैक्टर। पहला जो इंटरेस्टिंग इफेक्ट है वो क्या है, द स्टॉपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गैसियस डिस्चार्ज। जब गैसियस डिस्चार्ज के अंदर से हम इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो गैस मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करता है। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या बता रखा है, जो स्टॉपिंग रेडिएक्टिव कॉस्मिक रे पार्टिकल या फिर म्यूजॉन्स आर कॉल्ड डिटरमाइन, या फिर जो क्वार्क पार्टिकल है, म्यूजॉन्स पार्टिकल है, या फिर न्यूक्लियंस है, ठीक है, इन सब की जो डिस्कवरी है वो कहाँ से हुई है, इस स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट से ही हुई है। इसलिए स्केटरिंग को स्टडी करना अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम यहाँ पे स्केटरिंग के अंदर क्या निकालने वाले हैं इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। तो हमने क्या बोला था, ये अपने पास क्या है, एक न्यूक्लियस है, और ये इस न्यूक्लियस की क्या है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। ये कोई अल्फा पार्टिकल आया और अपने पास से डेविएट हुआ, थीटा एंगल से ये अल्फा पार्टिकल स्केटर हो गया, और इस थीटा को हमने क्या बोल दिया, स्केटरिंग एंगल, ठीक है। अब अपने को यहाँ पे ये जो स्केटरिंग एंगल है, ये स्केटरिंग एंगल ही निकालना होता है, और इस स्केटरिंग एंगल से अपने को पता लगता है कि एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है या एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ है, और पार्टिकल अपने पाथ से, ओरिजिनल पाथ से कितने एंगल से स्केटर्ड हुआ है, ये सब अपने को पता लगता है अगर मैं स्केटरिंग एंगल पता लगा लूँ तो, ठीक है। अब ये स्केटरिंग एंगल का पता लगाने के लिए हम स्टडी करते हैं पार्शियल वेव मेथड, जिसमें हम पता लगाते हैं एफ, थीटा और फाई का, ठीक है। ये अपने पास क्या होता है, स्केटरिंग एम्पलीट्यूड होता है, इसका हम पता लगाते हैं किसकी हेल्प से, पार्शियल वेव मेथड की हेल्प से। और ये जैसे जैसे हम पार्शियल वेव मेथड को पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से किस टाइप से हम पता लगाते हैं, ठीक है। अब ये जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और अल्फा पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है। अब इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, मतलब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से उतना ज़्यादा दूर होगा, और जितना अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की रेंज से दूर होगा उतने ही कम एंगल पे अल्फा पार्टिकल अपने पाथ से स्केटर्ड होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ, जो अपने पास बी है, बी फॉर इम्पैक्ट पैरामीटर, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्केटरिंग एंगल के, ठीक है। अगर इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो स्केटरिंग एंगल कम होगा। क्यों, इसका रीजन ये है कि जितना पी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो जो अल्फा रे है या जो पार्टिकल है वो पोटेंशियल की रेंज से उतना ज़्यादा दूर होगा, और जितना ज़्यादा दूर होगा उतना ही वो रिपल्सन या फिर अट्रैक्शन का फोर्स फील कम करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, टाइप ऑफ स्केटरिंग। तो टाइप ऑफ स्केटरिंग में हम क्या देखेंगे, बेसिकली स्केटरिंग अपने पास क्या होती है, दो टाइप की होती है, ठीक है। टाइप ऑफ स्केटरिंग, ठीक। अब स्केटरिंग कितने टाइप की होगी, दो टाइप की होगी। पहला तो होगा अपने पास इलास्टिक स्केटरिंग, ठीक है, इलास्टिक स्केटरिंग। और जो सेकंड होगा अपने पास इन इलास्टिक स्केटरिंग। अब इलास्टिक स्केटरिंग और इन इलास्टिक स्केटरिंग के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा, या फिर मैं बता देता हूं। जब कोई पार्टिकल, मान लिया ये पार्टिकल है और किसी भी टारगेट के साथ या फिर स्केटर्ड के साथ जाके ये इंटरेक्ट करता है, अगर टारगेट और इस इंसिडेंट पार्टिकल के बीच में जो कोलिजन होता है, अगर वो इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन में किसी भी टाइप की काइनेटिक एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होता, मतलब टकराने से पहले इस पार्टिकल की जो एनर्जी है और इस टारगेट से टकराने के बाद जो पार्टिकल की एनर्जी है, अगर वो पार्टिकल की एनर्जी सेम है तो हम इसको क्या बोलेंगे, इलास्टिक स्केटरिंग बोलेंगे। मतलब बिफोर स्केटरिंग एंड आफ्टर स्केटरिंग जो एनर्जी है पार्टिकल की, अगर वो सेम है, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता है, उसको हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक स्केटरिंग बोलेंगे। या फिर इलास्टिक कोलिजन होता है इन दोनों के बीच में, तो वहां पे कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक स्केटरिंग बोलेंगे। उसके बाद इन इलास्टिक स्केटरिंग क्या होगी अपने पास, अगर यहाँ पे ये पार्टिकल इस टारगेट से टकराने के बाद अपनी एनर्जी लूज कर देता है, या तो इस टारगेट की एनर्जी का, इस पार्टिकल की एनर्जी कम हो जाती है, या फिर इस पार्टिकल की एनर्जी इस टारगेट से टकराने के बाद ज़्यादा हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इन इलास्टिक स्केटरिंग बोलेंगे। ये ऑलरेडी क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर स्टडी कर चुके हो, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स में जो स्केटरिंग है वो बेसिकली हम दो टाइप से स्टडी करेंगे। पहला तो होगा अपने पास आइसोट्रोपिक स्केटरिंग, और जो दूसरा होगा वो होगा अनआइसोट्रोपिक स्केटरिंग। तो पहला हम लिखेंगे क्वांटम में आइसोट्रोपिक स्केटरिंग, ट्रोपिक स्केटरिंग, ठीक है। और जो सेकंड होगा वो होगा अनआइसोट्रोपिक स्केटरिंग, अनआइसोट्रोपिक स्केटरिंग।
ठीक है। अब आइसोट्रोपिक स्कैटरिंग क्या होती है, तो थोड़ा सा हम जो डी ब्रोए साहब की या डी ब्रोगली साहब की जो हाइपोथेसिस है उसके ऊपर थोड़ा सा चलते हैं। तो डी ब्रोगली साहब ने क्या बोला था, अपने पास कोई भी मटेरियल पार्टिकल है उससे एसोसिएटेड एक वेव होती है। ठीक है, मतलब जहां पे पार्टिकल है वहां पे हम वेव भी कंसीडर करके चल सकते हैं। तो ये हमने क्या मान लिया, ये अपने पास कोई एक टारगेट है और इस टारगेट के ऊपर हमने प्लेन वेव इंसिडेंट करवाती है। अपने पास क्या है, प्लेन वेव। ठीक है, प्लेन वेव। अगर ये प्लेन वेव इस टारगेट के साथ जाके जब इंटरेक्ट करती हैं, टारगेट, ये प्लेन वेव इस टारगेट के साथ जब इंटरेक्ट करेंगे और इंटरेक्ट करने के बाद अपने पास अगर इस टाइप की सिमेट्री बनती है, स्पेरिकल सिमेट्री बनती है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, ये कैसी स्केटरिंग है, यहां पे लिख देता हूं स्पेरिकल सिमेट्री। सिमेट्री, ठीक है। अगर स्पेरिकल सिमेट्री होती है, प्लेन वेव टारगेट के साथ इंटरेक्ट करती है, इंटरेक्ट करने के बाद अपने को स्पेरिकल सिमेट्री देखने को मिलती है, तो वो स्केटरिंग कौन सा होगा, अपने पास आइसोट्रोपिक स्केटरिंग बोलेंगे उसको। अगर अनआइसोट्रोपिक स्केटरिंग की हम बात करें, तो जब ये प्लेन वेव इस टारगेट के साथ जाके इंटरेक्ट करती है तो अपने को स्पेरिकल सिमेट्री भी देखने को मिलेगी, अपने को प्लेन सिमेट्री भी देखने को मिलेगी। मतलब अगर अपने पास स्पेरिकल सिमेट्री नहीं है इंटरेक्ट करने के बाद, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनआइसोट्रोपिक स्केटरिंग बोलेंगे। और अपने को यहाँ पे यही स्टडी करना है कि जब ये प्लेन वेव जाके इस टारगेट के साथ इंटरेक्ट करती है, तो कुछ तो स्पेरिकल पार्ट के अंदर क्या हो जाएगी, स्केटर्ड हो जाएगी, और कुछ वेव बिना स्केटर्ड हुए बिल्कुल आगे चली जाएगी। इसको हम क्या बोलेंगे, अनस्कैटर्ड वेव। ठीक है। तो अब अगर अपने को ये प्रॉब्लम सोल्व करनी है तो अपने को क्या चाहिए, एक वेव फंक्शन चाहिए। अब पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव होती है, डी ब्रोगली साहब ने बोला था, तो यहाँ पे हम इसको क्या ले सकते हैं, वेव ले सकते हैं। अब अपने पास वेव है, तो अगर उस वेव का अपने को वेव फंक्शन मिल जाए, या जो पार्टिकल है उस पार्टिकल का अपने को वेव फंक्शन मिल जाए, तो हम इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। और जो स्केटरिंग एंगल है या जो स्केटरिंग एम्पलीट्यूड है, इसके बारे में पता करके भी हम बता सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आप बड़ी ध्यान से सुनना। अब मान लिया मेरे पास ये क्या है, एक टारगेट है और ये कोई एक पार्टिकल आ रहा है। ठीक है, और हमने ये मान लिया कि ये इस टारगेट का पोटेंशियल है। ठीक है, पोटेंशियल की रेंज है। अब ये टारगेट यहां से आ रहा है और ये इस पोटेंशियल की रेंज से बाहर है। तो जब तक ये पार्टिकल इस पोटेंशियल की रेंज से बाहर है, तब तक ये पार्टिकल कैसा है, ये पार्टिकल फ्री पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। और फ्री पार्टिकल का अपने पास प्लेन वेव सॉल्यूशन होता है। मतलब एक प्रॉब्लम अपनी सोल्व हो गई। टकराने से पहले का मतलब टकराने से पहले का अपने को यहाँ पे वेव फंक्शन मिल जाएगा। हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे प्लेन वेव सॉल्यूशन लेके चलेंगे। क्यों, क्योंकि ये टारगेट जब तक स्केटर्ड नहीं हुआ है या फिर इस पोटेंशियल की रेंज से बाहर तक जब तक ये पार्टिकल है, तब तक ये पार्टिकल किसकी तरह बिहेव करेगा, फ्री पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। और फ्री पार्टिकल का जो वेव फंक्शन है वो कैसा सॉल्यूशन हम कैसे लेके चलते हैं, प्लेन वेव सॉल्यूशन लेके चलते हैं। ठीक है, एक बात ये। और दूसरी बात ये, जैसे ये पोटेंशियल की रेंज में आएगा तो ये कैसे, या तो ये स्फेरिकल टाइप से स्फेरिकल सिमेट्री से स्केटर्ड होगा, तो और या फिर ये प्लेन भी होगा। ठीक है, और ये दोनों पॉसिबिलिटी भी अपने को मिल सकती है। मतलब पहला तो ये बिल्कुल जो स्फेरिकल सिमेट्री होगी वो किस केस में होगी, आइसोट्रोपिक सिमेट्री, आइसोट्रोपिक स्केटरिंग के अंदर होगा। दूसरा, अगर मान लिया बिल्कुल प्लेन अपने को मिल रही है, तो प्लेन कब मिलेगी, अगर ये टारगेट और इस टारगेट का जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल है ही नहीं, इस टारगेट का पोटेंशियल हमने जीरो मान लिया, तो जो अपने पास प्लेन वेव आएगी वो स्केटर्ड ही नहीं होगी। तो आगे अपने को कैसी वेव दिखेगी, प्लेन वेव ही देखने को मिलेगी। ठीक है, पहला ये। अब दोनों भी देखने को मिल सकती है। जैसे ये वेव आएगी टारगेट के साथ इंटरेक्ट करेगी, तो कुछ वेव ऐसी हैं जो इसे टकरा के क्या हो जाएंगी, स्केटर्ड हो जाएंगी। ठीक है, तो अपने को स्फेरिकल सिमेट्री देखने को मिलेगी। और कुछ वेव कैसी होंगी, प्लेन वेव होंगे। इस तरफ से भी हमने प्लेन वेव डाली थी, इधर भी अपने को प्लेन वेव मिलेगी। अब ये जो प्लेन वेव है इनको हम क्या बोलेंगे, अनस्कैटर्ड वेव बोलेंगे। ठीक है, जैसे हमने अल्फा रे स्कैटरिंग में मिला था, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल वहां से स्ट्रेट पास हो जाते हैं और कुछ अल्फा पार्टिकल अपने पास से स्कैटर्ड हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे हुआ है। कुछ पार्टिकल यहाँ से पोटेंशियल की रेंज से जब बाहर निकले हैं तो वो क्या है, अनस्कैटर्ड रह जाएंगे। और कुछ पार्टिकल जो पोटेंशियल की रेंज में से गए हैं वो क्या हो जाएंगे, स्कैटर्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपने पास ये जो वेव फंक्शन लेके चलेंगे वो वेव फंक्शन कैसा होगा, वो होगा प्लेन वेव फंक्शन या फिर प्लेन वेव सॉल्यूशन लेके चलेंगे। तो क्योंकि पार्टिकल फ्री है और प्लेन वेव सॉल्यूशन क्या होता है अपने पास, साई इक्वल टू हमने मान लिया, ये सपोज कर लिया कि ये जो वेव है वो जेड डायरेक्शन में प्रोपेगेट करती है। ठीक है, तो ये प्लेन वेव सॉल्यूशन हो जाएगा e की पावर आयटा के और जेड। ठीक है, इंसिडेंट की इंफॉर्मेशन तो अपने को ये मिल गई। अब स्कैटर्ड की इंफॉर्मेशन में अपने को क्या मिलेगा, यहाँ पे प्लेन वेव भी है, प्लेन वेव भी है और स्फेरिकल वेव भी है। तो यहाँ पे एक क्या होगा अपने पास, एक तो स्फेरिकल का सॉल्यूशन होगा, दूसरा अपने पास प्लेन वेव का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो साइज स्कैटर्ड की अपने को वैल्यू मिलेगी, साइज स्कैटर्ड की वैल्यू क्या मिलेगी, एक तो मिलेगा अपने को एफ थीटा फाई, जिसको हम स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये तो स्फेरिकल को रिप्रेजेंट करता है, या फिर जो अपने पास एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। और ये वाला है, ये फिर से क्या है, प्लेन वेव है, तो प्लेन वेव का क्या मिल जाएगा अपने को,
ई की पावर आयटा के जेड और डिवाइड बाई अपने को यहाँ पे आर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है अपने पास, ये इंसिडेंट की इंफॉर्मेशन है और ये क्या है अपने पास स्कैटर्ड की इंफॉर्मेशन है। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब अपने को स्कैटरिंग थ्योरी में करना क्या होता है, इस प्रोसीजर के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो अब स्केचिंग में अपने को करना क्या होता है, स्केचिंग में अपने पास एक मोनो एनर्जेटिक बीम होगी, उसको हम किसी टारगेट के ऊपर इंसिडेंट करेंगे और टारगेट पे इंसिडेंट करने के बाद वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट एंगल में क्या हो जाएगी, स्कैटर्ड हो जाएगी। हम यहाँ पे इन्हीं का अपने को यहाँ पे इन्हीं चीज़ों का पता करना है कि उसका एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ है, मतलब ये जो वेव है जब इस टारगेट से इंटरेक्ट करेगी तो इसका एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इसकी बात करें ये एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ है और साथ में इसका एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ है, कितने पार्टिकल किस एंगल के ऊपर स्कैटर्ड हुए हैं और कितने पार्टिकल बिल्कुल सीधे गए हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अपने को स्कैटरिंग थ्योरी पढ़ने के लिए और समझने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे जो इंसिडेंट बीम है और जो टकराने के बाद की जो बीम है, मतलब जो इनकमिंग अपने पास बीम है और जो आउटगोइंग बीम है, इन दोनों की अपने को इंफॉर्मेशन चाहिए अगर अपने को स्कैटरिंग थ्योरी को क्वांटम मैकेनिकली समझना है तो। ठीक है, अब दोनों की इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे निकाल ली कि अपने पास जो टकराने से पहले की, इंटरेक्ट करने से पहले की जो वेव होगी वो हम फ्री पार्टिकल की फॉर्म में लेके चलेंगे। ठीक है, और फ्री पार्टिकल का जो सॉल्यूशन है वो प्लेन वेव सॉल्यूशन होता है और टकराने के बाद की इंफॉर्मेशन अपने को ये मिल गई। तो ये सब अपने को यहाँ पे करना होता है। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, स्कैटरिंग थ्योरी में अपने को क्या चाहिए, एक मोनो एनर्जेटिक बीम चाहिए, वो जब इस टारगेट से जाके इंटरेक्ट करेगी तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट एंगल के ऊपर स्कैटर्ड हो जाएगी। अपने को वहाँ पे उसका एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन पता करना है और उसका जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो पता करना है। अपने को इन्फॉर्मेशन चाहिए टकराने से पहले की और स्कैटर्ड होने के बाद की, दोनों इन्फॉर्मेशन अपने को चाहिए। अब स्कैटर्ड होने की बाद की जो इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे अपने को स्फेरिकल वेव भी मिलेगी और प्लेन वेव भी मिलेगी, मतलब यहाँ पे हम जो सॉल्यूशन लेके चलेंगे वो क्या होगा, स्फेरिकल प्लस प्लेन का, ठीक है, सम होगा। ठीक, अब अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि अब अपने को यहाँ पे इंसिडेंट जो फ्लक्स है उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, इंसिडेंट बीम की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो उसके लिए अपने को क्या पता होना चाहिए, इंसिडेंट फ्लक्स का पता होना चाहिए। तो अगला इंसिडेंट फ्लक्स क्या होगा, इंसिडेंट फ्लक्स क्या होगा अपने पास, इंसिडेंट फ्लक्स को हम बोलेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ पार्टिकल इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये अपने पास इंसिडेंट फ्लक्स हो जाएगा और इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट फ्लक्स। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। अब अगर हम बात करें आउटगोइंग फ्लक्स की, तो आउटगोइंग फ्लक्स में हम क्या लिखेंगे, आउटगोइंग फ्लक्स में आ जाएगा अपने पास नंबर ऑफ पार्टिकल आउटगोइंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट सॉलिड एंगल। इसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे कि सॉलिड एंगल किस टाइप से हमने लिया है। एक बार इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल आउटगोइंग पर यूनिट टाइम और पर यूनिट सॉलिड एंगल, ठीक है, एंगल। ठीक, अब ये क्या होता है अपने पास आउटगोइंग फ्लक्स होता है। अब सॉलिड एंगल के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं और इससे स्कैटरिंग में हम किस टाइप का डायग्राम ड्रॉ करेंगे उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जो इंसिडेंट फ्लक्स है, जो इंसिडेंट फ्लक्स को हम नोट करेंगे यहाँ पे आई नोट से, और जो आउटगोइंग फ्लक्स है उसको हम यहाँ पे डिनोट करेंगे आई से। ठीक है, तो इंसिडेंट फ्लक्स को हमने क्या बोला था, नंबर ऑफ पार्टिकल इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो एक बार इसको ही बता देते हैं, ये अपने पास क्या है, कोई टारगेट है या फिर हमने कोई स्कैटर्ड बोल दिया जिससे वेव या पार्टिकल टकरा के अपना पाथ चेंज करेगा। ठीक है, और ये अपने पास कोई आ रही है, कोई वेव भी हो सकता है, कोई पार्टिकल भी हो सकता है। जैसे ही ये इसे टकराएगी तो यहाँ पे एक बार कोऑर्डिनेट सिस्टम और मान लेते हैं, और ये हमने मान लिया एक्स और ये मान लिया हमने जेड। ठीक है, हमने मान लिया कि जेड डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही है। अब जेड डायरेक्शन में क्यों लेके चलते हैं, क्योंकि जेड डायरेक्शन में इसको सोल्व करना आसान होता है, आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा होगा। ठीक है, तो जैसे ही ये वेव इस टारगेट से इंटरेक्ट करेगी तो इंटरेक्ट करने के बाद ये इस डायरेक्शन के अंदर क्या हो जाएगी, स्कैटर्ड हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, डी ओमेगा, और डी ओमेगा यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है सॉलिड एंगल को, सॉलिड एंगल। ठीक है, अब
ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, इसको हमने बोल दिया डी ए। ठीक है, इस डायरेक्शन में पार्टिकल क्या होंगे, स्कैटर्ड होंगे। अब ये डी ए कहाँ से आया, अगर मैं यहाँ पे इसके चारों ओर एक स्फेरिकल सरफेस मान लो और उस स्फेरिकल सरफेस का एक स्मॉल से एलिमेंट हमने यहाँ पे क्या मान लिया, डी ए मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये क्या है, इंसिडेंट बीम है, और ये इधर अपने पास क्या मिलेगी, स्केटर्ड बीम। ठीक है, और आप इसमें एक जो डिटेक्टर है वो डिटेक्टर भी लगा सकते हो यहाँ से कुछ डिस्टेंस के ऊपर, और उस डिटेक्टर की हेल्प से अपने को ये पता लग जाएगा कि कितने पार्टिकल किस डायरेक्शन में स्केटर्ड हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास ये जो डी ए है, इस डी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी ए की वैल्यू होगी अपने पास डी ए, ये हो जाएगी आर स्क्वायर और डी ओमेगा। ठीक है, अब डी ओमेगा क्या है, सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल की वैल्यू क्या होती है, सॉलिड एंगल की वैल्यू होती है अपने पास, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे सॉलिड एंगल की, तो जो सॉलिड एंगल होगा, ये भगवान ये भी, तो इसकी सॉलिड एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉलिड एंगल की वैल्यू होती है अपने पास साइन थीटा डी थीटा डी फाई। ठीक है, ये अपने पास सॉलिड एंगल की वैल्यू होगी। साथ में इस डायरेक्शन में हम एक यूनिट वेक्टर भी ले सकते हैं आर कैप। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो डी ए की वैल्यू क्या जाएगी अपने पास, डी ए की वैल्यू आ जाएगी अपने पास आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई और आर कैप। ठीक है, ये आ जाएगी। अब आगे की अगर मैं बात करूं, आउटगोइंग फ्लक्स हम ऑलरेडी बता चुके हैं। आउटगोइंग फ्लक्स में हम एक डायग्राम और बना सकते हैं अगर चाहें तो यहाँ पे एक बार इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। अमाउंट ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड पर यूनिट सॉलिड एंगल पर सेकेंड, इसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। और हाँ, इधर जो इंसिडेंट बीम है इसको हम किससे डिनोट कर देंगे, आई नॉट से डिनोट कर देंगे। इधर जो स्कैटर्ड है इसको हम आई से डिनोट कर देंगे। बस इतना ही था अपने पास स्केचिंग का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है। इसमें हमने वो सब बात की है जो हम आगे के लेक्चर्स के अंदर यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक इसलिए भी थोड़ा सा, हाँ, ये जो लेक्चर है वो इसलिए भी थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी बेसिक बातों के ऊपर हमने डिस्कस किया है जो कि आगे चल के यूज होने वाली है। अब हम बात करते हैं जो अपना अगला टॉपिक होगा। अगला टॉपिक है अपने पास डिफरेंशियल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो नाउ वी स्टडी, वैसे ही लिख देता हूँ, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। अब डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन क्या होगा, इसकी हम दो टाइप से डेफिनेशन दे सकते हैं, एक इजी वे में दे सकते हैं और एक थोड़ा सा मुश्किल भी दे सकते हैं। तो पहले थोड़ा सा जो मुश्किल डेफिनेशन है वो देखते हैं। ये क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड पर यूनिट सॉलिड एंगल पर सेकेंड, पर यूनिट सॉलिड एंगल पर सेकेंड। ठीक है, और डिवाइड बाय इंसिडेंट फ्लक्स बीम, एक तो डेफिनेशन हम ये दे सकते हैं। दूसरा डेफिनेशन क्या हो सकती है अपने पास, दूसरा ये डी सिग्मा बाय डी ओमेगा। ठीक है, और ये क्या है, अमाउंट ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड पर यूनिट सॉलिड एंगल पर सेकेंड। ठीक है, इसको हमने बोला था आउटगोइंग फ्लक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आउटगोइंग फ्लक्स और इसको हम लिख सकते हैं इंसिडेंट फ्लक्स। ठीक है, ये अपने पास क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल स्केचिंग क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। इसको हमने बोला आई बाय आई नॉट, तो इसको हम लिख सकते हैं डी सिग्मा बाय डी ओमेगा इक्वल टू आई बाय आई नॉट। ठीक है, अब अगर मैं ओमेगा को उठा के उस तरफ लेके चला जाऊं तो यह आ जाएगा डी सिग्मा इक्वल टू आई बाय आई नॉट और डी ओमेगा इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो यह आ जाएगा अपने पास से इंटीग्रेट ये से कैंसिल सिग्मा और इंटीग्रेट आई बाय आई नॉट और डी ओमेगा। और यहाँ पे चाहे तो डी ओमेगा की वैल्यू भी रख सकते हैं। ये क्या आ जाएगा, सिग्मा इक्वल टू आई बाय आई नॉट और ये आ जाएगा साइन थीटा डी फाई। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। अब जो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है इसकी जो यूनिट होगी वो एरिया में होगी और इसकी यूनिट क्या होती है अपने पास, बर्न, BARN, बर्न। ठीक है, और जो एक बर्न होता है अपने पास वो कितना होता है, 10⁻⁻24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। तो ये अपने पास क्या होता है, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होता है। अब इससे जो अगला लेक्चर है उसके ऊपर हम थोड़ा सा जो क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन होता है, जो पार्शियल वेव मेथड होता है उसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। अगर इसमें कोई भी बात समझ ना आई हो तो आप मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।